नमस्ते। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन 5 मिड कैप कंपनीज और स्टॉक सिलेक्ट करके लाया हूँ जो अगले 5 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं। मैंने 5 स्टॉक्स का ऐसा बास्केट बनाया है जिसमें कुछ हाई बीटा स्टॉक्स, हाई रिटर्न स्टॉक्स भी हैं, कुछ लो बीटा कंपैरेटिवली सेफर स्टॉक्स भी हैं। तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाया है 5 स्टॉक्स का। इसके साथ साथ मैं आपको इन कंपनीज के डिटेल्ड एनालिसिस करके बताऊंगा कि इन कंपनीज की अच्छाइयाँ, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी पॉजिटिव्स क्या हैं, इन कंपनीज की रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और क्यों ये कंपनियाँ आगे जाके बड़ी बन सकती हैं। हो सकता है 5 साल बाद इनमें से कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स बन जाए, कुछ निफ्टी 50 में भी ऐड हो जाएं। तो आइए देखते हैं कि वो 5 मिड कैप स्टॉक्स कौन से हैं जिन पे मैं बहुत बुलिश हूँ। पहली कंपनी है HDFC AMC। पहले समझते हैं कि AMC बिजनेस क्या होता है। AMC इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो आप जो म्यूचुअल फंड में पैसे निवेश करते हो, मान लो आपने HDFC में अगर निवेश किया है तो वो HDFC AMC करके एक कंपनी होती है, वो कंपनी मैनेज करती है म्यूचुअल फंड्स। ओके। सिमिलरली निप्पॉन के लिए है, आदित्य बिरला सन लाइफ के लिए है, कोटक के लिए है, ICICI के लिए है, राइट। सबकी अलग अलग AMCs होती हैं जो म्यूचुअल फंड्स मैनेज करती हैं। तो आइए देखते हैं HDFC AMC की पॉजिटिव्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये मार्केट लीडर है। जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनमें से HDFC का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, तकरीबन 11.5% का मार्केट शेयर है। और इन टोटल HDFC AMC तकरीबन 7.8 लाख करोड़ रुपीस मैनेज करती है अक्रॉस डेप्थ म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ म्यूचुअल फंड्स। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, HDFC ग्रुप की कंपनी है। जैसे आप जानते हो कि प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक सबसे बड़ा ग्रुप है। HDFC के दूसरे भी बिजनेसेस हैं जैसे जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ब्रोकिंग वगैरह वगैरह, राइट। तो अगर HDFC बैंक का कोई कस्टमर होगा या HDFC होम लोन का कस्टमर होगा, उसको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो क्रॉस सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बहुत रहता है। वो पहले ट्राई करेंगे कि उनको HDFC की किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करवाएं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज HDFC AMC के साथ है। तीसरी स्ट्रेंथ है कि बहुत ही एक लॉन्ग प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। ओवर मैनी ईयर्स HDFC ग्रुप हैज़ प्रूवन इटसेल्फ, कंसिस्टेंट क्वालिटी है। सेम HDFC म्यूचुअल फंड्स के भी बहुत सारे स्कीम्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। फोर्थ पॉइंट है कि ये हाईली स्केलेबल एंड ऑपरेशनल लेवरेज जनरेटिंग बिजनेस है। देखिए, अगर आपने कोई एक म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट कर दिया, राइट, तो आपको इनिशियली सेटअप के लिए जो भी एफर्ट लगेगा वो लगेगा, कुछ फंड मैनेजर्स लगेंगे। बट जैसे जैसे वो फंड ग्रो करते जाएगा, मान लो अगर कोई 10,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड स्कीम हो या 1 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड स्कीम हो, जनरली फंड मैनेजर्स तो उतने ही लगेंगे, 2-3 जितने रखने होते हैं उनको वो, राइट। तो ऑपरेशनल लेवरेज काफ़ी बढ़िया है। और in general AMC business itself is such a amazing business, क्योंकि आपको इन्वेस्टर्स के पैसे मिलेंगे, वो आपको निवेश करने के लिए देंगे। आप अगर अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर रहे हो तो आपको उस पर ज़्यादा कमीशन मिलेगा। कैसे? मतलब मान लो अगर किसी ने 1 लाख रुपये आपको निवेश करने दिए हैं, राइट, तो आप जो AMC कंपनीज हैं वो 1 लाख रुपये के ऊपर कमीशन लेती हैं। उनका एक्सपेंस रेशियो होता है हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का 1.5%, 2%, 2.25% के आसपास। तो वो उनका उनका कमीशन होता है, उनका रेवेन्यू होता है, राइट। तो अगर लाख रुपया किसी ने निवेश किया है तो आपको मान लो 2% अगर आप उससे एक्सपेंस रेशियो ले रहे हो तो लाख रुपये के ऊपर 2% मतलब 2,000 रुपया आपको कमीशन देना पड़ेगा, राइट। अगर मान लो वो लाख रुपये बढ़ के अगले साल 1,20,000 हो गए तो आपको 1,20,000 के ऊपर 2% मिलेंगे, मतलब 2,400 रुपये। मतलब बिना कुछ किए एज एंड व्हेन इन्वेस्टर का पैसा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे HDFC AMC का रेवेन्यू, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाएगी, राइट। तो
AMC business is an amazing business. फिफ्थ पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड के रिलेटेड लोगों में फिनेंशियल अवेयरनेस बहुत बढ़ रहा है. अगर आप देखोगे SIP का डेटा, मंथली 26,000 करोड़ रुपए SIP के थ्रू आ रहे हैं. उसके अलावा पैसा आता है वो अलग, लिक्विड फंड, डेब्ट फंड्स, लोग एडहॉक इन्वेस्ट करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सब तो अलग. बट कंसिस्टेंटली ओवर मैनी मंथ्स 26,000 करोड़ के आसपास का पैसा हर महीने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहा है. और ये जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है वैसे वैसे ये नंबर धीरे धीरे बढ़ते ही जाने वाला है. तो ये और एक एडवांटेज HDFC AMC के साथ है कि उसको अपनी इंडस्ट्री के लिए मार्केटिंग नहीं करना पड़ता है. एम्फी ही मार्केटिंग कर रही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, राइट. उसमें से HDFC को एक अपना हिस्सा, अपना शेयर लेना है. मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है. उनके जो CEO हैं मिस्टर नवनीत मुनोत, आप अगर उनके इंटरव्यूज़ देखोगे, उनके कन्वर्जेशंस देखोगे, बहुत ही हम्बल पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन है. तो मैनेजमेंट भी बहुत ही बढ़िया है. इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है. स्टॉक ने अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है जब से वो लिस्ट हुई है. ऑलमोस्ट 6.5 साल पहले लिस्ट हुई थी और ऑलमोस्ट पौने चार गुना वो पैसे बना चुकी है. और जैसा मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, इन जनरल कैपिटल मार्केट थीम के लिए अगला दशक बहुत ही बढ़िया रहने वाला है. तो जो कंपनी के पास ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ही बढ़िया है. और अगर आप अगले 5 साल 10 साल का ग्रोथ फैक्टर इन करोगे तो आप देखोगे कि वैल्यूएशन वाइज इट इज़ नॉट सुपर एक्सपेंसिव. 35 PE के आसपास मिल रही है, लेकिन एवरी ईयर ग्रोथ भी तो काफ़ी अच्छा कर रही है. ऑलमोस्ट 2025 जो अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसमें 30% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और 16% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ. तो कंसिस्टेंटली रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी विजिबिलिटी है. तो इस पर्सपेक्टिव से वैल्यूएशन आर ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव. आइए देखते हैं रिस्क फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं. तो जो AMC या म्यूचुअल फंड बिजनेस है वो थोड़ा सिक्लिकल बिजनेस है. वो स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट है. मान लो अचानक से कहीं स्टॉक मार्केट में क्रैश आ जाता है, निफ्टी, सेंसेक्स 35, 40, 50% गिर जाए, तो ये जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम्स होते हैं वो और भी ज़्यादा गिरेंगे क्योंकि लोगों का सेंटीमेंट ख़राब हो जाएगा. एक बार लोग शेयर बाज़ार से अगर उनका नुकसान हो जाता है तो फिर वो वापस जल्दी से आते नहीं हैं, राइट. तो वो एक नेगेटिव फैक्टर इंडस्ट्री वाइड है. दूसरा, अगेन AMC स्टॉक्स आर हाई बीटा स्टॉक्स. जब शेयर बाज़ार अच्छा चल रहा होता है तो ये कंपनियां उससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, और जब अगर शेयर बाज़ार में पिटाई हो रही होगी या शेयर बाज़ार गिर रहा होगा तो ये कंपनियां या इनके स्टॉक्स और भी ज़्यादा गिर सकते हैं. तीसरी चीज़ जो हर एक फिनेंशियल कंपनी के लिए, मोटा मोटी सबके लिए एप्लीकेबल है, कि जो भी फिनेंस कंपनी है या AMC कंपनी है उसका ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर किसी रीज़न से, किसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू के रिलेटेड या किसी फंड मैनेजर ने कमीशन लेते पकड़ा गया या कुछ भी ऐसा अनएथिकल या कंपनी पे कोई दाग लग गया, तो AMC कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. तो बहुत ज़रूरी है कि कंपनी बहुत ही स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ अख्तियार करे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑडिट रखे ताकि कंपनी का नाम खराब ना हो. और एक रिस्क फैक्टर है कि पहले AMC बिज़नेस बहुत ही हाई एंट्री बैरियर बिज़नेस होता था. मतलब गिने चुने ही ब्रांडेड नेम्स होते थे जिनका अपना AMC बिज़नेस होता था. बट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे नए नए फिनेंशियल कॉर्पोरेट्स ऑल्सो आर गेटिंग इनटू AMC बिजनेस. मतलब जो एंट्री बैरियर हुआ करता था वो पहले काफ़ी हाई हुआ करता था, अभी काफ़ी लो होते जा रहा है. तो काफ़ी नई कंपनियां आ रही हैं जो अपना AMC बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं और म्यूचुअल फंड स्कीम्स स्टार्ट कर रही हैं. तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है. तो टू समराइज, I think HDFC AMC is an amazing business in an amazing industry. तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं. अब चलते हैं अगले बिजनेस की ओर, वो है ल्यूपिन. कि आप अच्छाइयाँ देखोगे तो इंडस्ट्री से फास्ट ग्रो कर रही है,
अपना प्रॉफिट मार्जिन्स कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते जा रही है। दूसरा स्ट्रेंथ है कि ल्यूपिन का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। जेनरिक्स भी बनाते हैं, ब्रांडेड जेनरिक्स भी बनाते हैं, स्पेशलिटी, एपीआईज, बायोटेक, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस में इनकी प्रेजेंस है। तो किसी भी एक प्रोडक्ट लाइन के ऊपर ओवर डिपेंडेंस नहीं है। जोग्राफी वाइज ऑल्सो दे आर वेल डाइवर्सिफाइड, 100 कंट्रीज से ज़्यादा में उनके अपने प्रोडक्ट्स ही एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी की मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। तो विनीता और नीलेश गुप्ता, ये दो मेन कंपनी के कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है। विनीता और नीलेश, ये दो मेन कंपनी के मैनेजमेंट प्रोफेशन कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है। विनीता गुप्ता एंड नीलेश गुप्ता, ये दो मेन की मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं ल्यूपिन के। पहले जब इनके पिताजी हुआ करते थे देशबंधु गुप्ता, और उन्होंने जब ट्रांजिशन किया था बिजनेस को, विनीता और नीलेश गुप्ता को, तो तभी ट्रांजिशन के टाइम पे कंपनी ने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस किया था। लेकिन अभी कंपनी पिछले 2 साल से एकदम बैक ऑन ट्रैक है और बहुत अच्छे रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर चुकी है। इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है। पिछले 26 साल में 868 टाइम्स इन्वेस्टर्स का पैसा बना के दिया है। डिविडेंड्स भी अच्छा देती है। और आप इंडियन फार्मा कंपनीज के बारे में देखोगे तो अभी भी अगर ग्लोबल स्केल पे कंपेयर करें तो इंडिया की फार्मा कंपनीज काफ़ी छोटी हैं इन साइज, इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्लोबल पीयर्स। तो अभी भी ग्रोथ का रनवे बहुत ही बड़ा है फार्मा कंपनीज के लिए। और इंडियन फार्मा कंपनीज हैव प्रूव्ड देयर मेटल अक्रॉस द ग्लोब। डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इनकी दवाइयाँ जाती हैं, वहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इनको ऑडिट करती हैं, वो सारे ऑडिट्स में पास होती हैं, क्वालिटी कंप्लायंसेस को पास करती हैं। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स, उनकी क्वालिटी के बारे में इंडियन फार्मा एंड स्पेशली लुपिन एज वेल हैव बीन डूइंग वेरी गुड। अब आइए देखते हैं रिस्क फैक्टर्स पे। तो ल्यूपिन का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो नॉर्थ अमेरिका मार्केट है। और अगर ट्रम्प भाई साहब कुछ बहुत ही बड़ा टैरिफ्स लगा देते हैं फार्मा कंपनीज के ऊपर, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन मुझे उसके चांसेस कम लगते हैं, बिकॉज फार्मा एक ऐसी चीज़ है, दवाइयाँ एक ऐसी चीज़ है कि वो ईजिली रिप्लेसेबल नहीं है, राइट। और ऐसा नहीं है कि एक कंपनी सारी दवाई बनाती है। सब कंपनीज का अपना अपना एक स्पेशलाइज पोर्टफोलियो है, वो स्पेसिफिक दवाइयाँ बनाती हैं, उनके अप्रूवल्स के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस वन कंपनी बाय अनदर, राइट। तो मुझे इसके रिलेटेड रिस्क कंपैरेटिवली लो लगता है। हो सकता है जल्दबाजी में टैरिफ लगाए भी तो भी उन्हें जल्दी टैरिफ वापस खींचना पड़ सकता है, बिकॉज दवाइयाँ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। जब दवाइयाँ चाहिए, बीमारी है और दवाइयाँ चाहिए तो वो चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि 6 महीने बाद ले लेंगे, 1 साल बाद ले लेंगे, राइट। दूसरा रिस्क फैक्टर है वो इंडस्ट्री वाइड है कि रेगुलरली यूएस एफडीए के इंस्पेक्शंस होते रहते हैं इनके प्लांट्स के। तो अगर किसी इनके बड़े प्लांट में कुछ नेगेटिव आउटकम्स आ गए यूएस एफडीए इंस्पेक्शन से, तो उनके जो नए ड्रग अप्रूवल्स हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, आगे के ग्रोथ को थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। बट ये रिस्क ल्यूपिन स्पेसिफिक नहीं है, इंडस्ट्री वाइड है। तीसरा फैक्टर है कि कंपनी अगर जल्दबाजी में ग्रोथ करने के चक्कर में गलत कैपिटल एलोकेशन कर देता है, कुछ ऐसे ड्रग में निवेश कर देता है जिसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हों, या कोई ऐसी बड़ी कंपनी अक्वायर करने के बारे में सोच लेता है, तो ये सारे रिस्क हो सकते हैं जिस पे कड़ी नज़र रखनी चाहिए। चौथा पॉइंट भी काफ़ी कॉमन है। कोई मेजर पेटेंट या लिटिगेशन केसेस हो गए यूएस में जिसमें कंपनी हार गई,
तो उसकी वजह से भी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हो सकता है इन द नियर टर्म। और पांचवी फैक्टर है कि विनीता और नीलेश ये दोनों सगे भाई बहन हैं। तो जब से इन लोग काम कर रहे हैं तो अभी तक तो इनके बीच में कोई ऐसी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स या ऐसा ईगो क्लैशेस या ऐसी कोई सिनारियो दिखने में नहीं आई है, बट यू नेवर नो, राइट। तो ये एक फैक्टर है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स या ऐसा झगड़ा ना हो जाए कि नहीं मुझे ये कंपनी मैनेज करनी है, मुझे ये करना है, मैं ये शेयर रखूँगा, मैं वो करूँगा। तो ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जो कि अभी मैं उसको लो रिस्क मानता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इनके पिताजी के गुजरे हुए काफ़ी साल हो चुके हैं और तब से ये दोनों मैनेज कर रहे हैं और अभी तक तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आई हैं क्योंकि उनकी माताजी भी हैं। आई मीन इन द सेंस वो भी हो सकता है कि वो एक फैक्टर हो कि अगर झगड़ा हो भी रहा है तो वो मैनेज कर ले रही है। तो ये एक चीज़ देखने जैसी होगी। लेकिन ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री में और स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स में आई एम वेरी बुलिश ऑन लुपिन, और आप भी इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे स्टॉक की ओर और वो है पेज इंडस्ट्रीज़। हो सकता है आपने पेज इंडस्ट्रीज़ की कंपनी के बारे में शायद ना भी सुना हो, लेकिन जो प्रोडक्ट्स वो बनाती है उसके बारे में आपने अवश्य सुना होगा। पेज इंडस्ट्रीज़ वो कंपनी है जो इंडिया में और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ में जॉकी और स्पीडो के प्रोडक्ट्स बनाती है, बेचती है। तो आइए देखते हैं कि पेज इंडस्ट्रीज़ के स्ट्रेंथ्स क्या हैं। पहली चीज़ तो ये कि इंडिया के ऑर्गेनाइज प्रीमियम अंडरगारमेंट सेक्शन में ये मार्केट लीडर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड फ्रेंचाइज है। स्पेशली मेट्रोज, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़, एजुकेटेड क्लास में हार्डली यू विल फाइंड एनीवन हु हैज़ नॉट हर्ड अबाउट इट्स ब्रांड, राइट। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड फ्रेंचाइज है, वेल नोन ब्रांड है। इसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो काफ़ी रिलायबल और कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी के होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने जॉकी का प्रोडक्ट लिया फिर 6 महीना 1 साल बाद लिया तो क्वालिटी डिटीरियोरेट हो गई है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर मैनी ईयर्स आई हैव सीन कि इसकी क्वालिटी कंसिस्टेंट क्वालिटी आती है। और एक बहुत ही अच्छा फैक्टर जो मुझे बहुत पसंद आता है कि इनका जो मार्केटिंग है, इनके जो प्रोडक्ट सेल करने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल और नो फर्स्ट सेल्स मॉडल है। वो ऐसा नहीं करते हैं जो जनरली आप हर गारमेंट इंडस्ट्री में हर कंपनी को मोस्टली करते देखते हैं कि वो लोग अपने एमआरपी को एकदम बढ़ा देते हैं। मान लो 500 रुपये की कोई चीज़ होगी तो उस पर पहले एमआरपी लगा देंगे 1500 रुपये और फिर बोर्ड लगाएंगे 50% ऑफ, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री। जॉकी में आपको ऐसी वाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हार्डली कभी मिलेंगी या मोस्टली नहीं मिलेंगी। तो बहुत ही सिंपल मॉडल फॉलो करते हैं, रीज़नेबल एमआरपी रखते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से। हो सकता है मतलब कुछ लोगों के लिए वो एक्सपेंसिव हो, बट प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से रीज़नेबल एमआरपी होती है। और ऐसे बहुत ज़्यादा ऑफर्स के चक्कर में लोगों को फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं। सिंपल मॉडल है, सिंपल प्राइस है और काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं जिनको ये चीज़ काफ़ी पसंद आती है। और एक चीज़ है कि कंपनी कंटिन्यूसली प्रोडक्ट लाइंस में ग्रो करते जा रही है। पहले ये मेल वेयर में ही ज़्यादा हुआ करते थे, फिर इन्होंने फीमेल वेयर स्टार्ट किया, अभी कुछ टाइम पहले इन लोग ने किड्स वेयर स्टार्ट किया है, फिर स्पोर्ट्स और एथलीजर वेयर में भी ऐड हुए हैं। तो बहुत कंटिन्यूसली कंपनी अपने प्रोडक्ट लाइंस को ग्रो करते जा रही है। और कंपनी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड बनाने तक कंपनी के पास एक बहुत ही प्रॉपर सप्लाई चेन है ताकि उनके कॉस्ट कंट्रोल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और कंपनी ने बहुत ही एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रखा है, कई सालों से, कई दशकों से कंपनी के प्रोडक्ट्स डिसेंट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के आते हैं, अपना ब्रांड नेम बना के रखा है। ऑब्वियसली मतलब कंपटीशन तो है ही, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो इस सेगमेंट में और इनके प्रोडक्ट्स के साथ compete करने की कोशिश करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी कंसिस्टेंसी देर इज़ नो वन हु कैन बीट जॉकी, एटलीस्ट इन माई पर्सपेक्टिव। और कंपनी काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है,
पिछले 18 सालों में स्टॉक ने 157 टाइम्स रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। तो बहुत ही लो रिस्क लो वोलेटिलिटी बिजनेस है। अंडरगारमेंट्स और क्लोथिंग, एथलीजर वेयर, ये सब ऐसे सेगमेंट्स हैं कि आपको लगेंगे ही। और धीरे धीरे जैसे प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड पिकअप हो रहा है, तो बहुत सारे नए नए एस्पिरेशनल कस्टमर्स भी इनके कस्टमर बेस में जुड़ते जा रहे हैं। तो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आप इससे ऐसा मत एक्सपेक्ट करिए कि ये डबल हो जाएगा एक साल में या स्टफ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सकता है और वोलेटिलिटी कम होगी। ऐसा भी चांसेस कम है कि स्टॉक का प्राइस 40% गिर गया, 30% गिर गया। तो दिस इज लाइक अ लो रिस्क लो वोलेटिलिटी कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग स्टॉक। अब देखते हैं रिस्क फैक्टर की ओर। तो सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो ये है कि पेज इंडस्ट्रीज एक इंडियन कंपनी है और इसने जॉकी इंटरनेशनल के साथ लाइसेंसिंग किया हुआ है कि हम आपके प्रोडक्ट्स इंडिया और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ इनको लाइसेंस मिला हुआ है वहाँ पर आपके ब्रांड नेम पे प्रोडक्ट्स सेल करेंगे। तो करंटली इनका जो एसोसिएशन है वो 2040 तक टाई अप है, लेकिन अगर किसी कारण से वो एक्सटेंड नहीं होता, जिसके चांसेस बहुत ही कम है बिकॉज कंसिस्टेंटली वो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट रिन्यू करते जाते हैं। और इनफैक्ट ऐसा भी नहीं करते कि लास्ट मोमेंट पे वो रिन्यू नहीं करते हैं, वो जनरली 6-8 साल पहले 10 साल पहले ही वो अपना लाइसेंस रिन्यू कर लेते हैं। तो ये बहुत ही लो रिस्क है, बट ये एक रिस्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी 2040 तक मतलब अगले 15 साल की तो विजिबिलिटी है ही। दूसरा रिस्क है कि बहुत ही लो एंट्री बैरियर बिजनेस है। क्लोथिंग एक ऐसा बिजनेस है कि कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा कोई अप्रूवल्स या बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता टू स्टार्ट अ क्लोथिंग बिजनेस, राइट। तो ये एक पूरे इंडस्ट्री का ही रिस्क है। इसलिए मुझे लगता है कि क्लोथिंग इंडस्ट्री में पैसा बनाना एज एन इन्वेस्टर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन पेज इंडस्ट्रीज़ और उसकी ब्रांड नेम की वजह से आई एम इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट, बट ये एक रिस्क है क्लोथिंग इंडस्ट्री में। थर्ड चीज़ है कि बिकॉज एंट्री बैरियर लो है तो कोई भी कंपटीशन जनरली आ जाता है, और आजकल उनको कैपिटल भी जल्दी मिल जाता है। तो कॉम्पिटिशन्स कभी आ सकते हैं, कोई नया एंट्रेंट आ गया, कोई नया ब्रांड आ गया, तो ये एक रिस्क पेज इंडस्ट्रीज के साथ हमेशा बना रहेगा। चौथा रिस्क है कि कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रोथ मेंटेन करना 12% से ज़्यादा, वो कंपनी कैसे मैनेज करती है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखने लायक फैक्टर होगा। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन बहुत ही हाई है और काफ़ी सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं वो ब्रांड लॉयल नहीं होते हैं। आज किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट ख़रीदा, कल किसी और ब्रांड का सस्ते में मिल रहा है तो उसका ट्राई कर लिया, फिर तीसरे दिन किसी और का ले लिया। तो ये एक इस बिज़नेस के साथ रिस्क है। और लास्ट पॉइंट है कि कंपनी और उसके स्टॉक के वैल्यूएशंस थोड़े प्रीमियम है, राइट। तो वो एक इसका नेगेटिव फैक्टर है। अगर आप इसका पी रेशियो वगैरह देखोगे तो कंपैरेटिवली ग्रोथ के कंपैरिजन में थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन है। दैट इज़ पार्टली बिकॉज इट हैज़ सच अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, और उसका ब्रांड वैल्यू का वैल्यूएशन भी काफ़ी ऐड होता है। लेकिन इन जनरल इट हैज़ अ लिटिल प्रीमियम वैल्यूएशन। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बड़े बड़े काफ़ी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें डला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक बहुत ही बिखरा हुआ है, जैसे वोडाफोन आइडिया, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ऐसी मतलब काफ़ी सारी कंपनीज है जो बहुत ही बिखरी हुई है। 40 लाख 50 लाख डिफरेंट डिफरेंट उसके शेयर होल्डर्स हो रखे हैं। इसके अगर आप शेयर होल्डर्स देखोगे तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड शेयर होल्डर्स का इसमें पैसा डला हुआ है। तो इससे क्या होता है कि वॉलेटिलिटी रिलेटिवली काफ़ी कम होती है। बिकॉज अगर मान लो कि ये पेज इंडस्ट्रीज़ सिर्फ 40,000 लोग होल्ड करते हैं, तो जब बेचने जाएंगे तो ये 40,000 लोग ही बेचने के लिए खड़े होंगे ना। अगर कोई स्टॉक है जिसमें 60 लाख इन्वेस्टर्स हैं, तो अगर मार्केट में पैनिक हुआ तो इतने सारे लाखों लोग खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं हम भी बेच देंगे, हम भी बेच देंगे। तो वो मैं उसको इन अ वे ऐसे पॉजिटिव मानता हूँ, ऑब्वियसली बिकॉज शेयर का प्राइस इन टर्म्स ऑफ पर शेयर प्राइस काफ़ी हाई है। तो लिक्विडिटी रिस्क रहता है, इतना ज़्यादा फ्रीली ट्रेडेड शेयर नहीं है। बट वो एक चीज़ है जो पेज इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा कि लिक्विडिटी के रिलेटेड थोड़ा सा रिस्क रहता है और वैल्यूएशन थोड़े से प्रीमियम है। बट
हिस्टोरिकली आप देखोगे तो हिस्टोरिकली के कंपैरिजन में वैल्यूएशंस अभी थोड़े कम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल इट हैज़ प्रीमियम वैल्यूएशन। तो अगर आपका मिड कैप पोर्टफोलियो में काफ़ी एग्रेसिव बेट्स हैं तो ये एक काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेटर, लो वॉलेटिलिटी मिड कैप स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो, आपकी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की और, वो है मोतीलाल ओसवाल फिनेंशियल सर्विसेज। तो अगेन ये कैपिटल मार्केट थीम रिलेटेड कंपनी है और इनका काफ़ी डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ब्रोकिंग बिजनेस से 54% रेवेन्यू आता है। एएमसी बिजनेस इन लोग ने स्टार्ट किया है और काफ़ी अच्छा पिकअप भी हो रहा है। वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस भी इनका 18% कंट्रीब्यूट करता है। होम फाइनेंस बिजनेस में भी है। तो काफ़ी डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इवन दो ओरिजिनली इट स्टार्टेड एज अ ब्रोकिंग बिजनेस और फिर धीरे धीरे एएमसी और वेल्थ मैनेजमेंट और होम फाइनेंस वगैरह में एंटर किया। एक बहुत ही अच्छा वेल एस्टैब्लिश ब्रांड नेम है। जो लोग भी शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं जनरली इन्होंने मोतीलाल ओसवाल, रामदेव अग्रवाल, इन सब के बारे में नाम सुना ही होगा। तो एक अच्छा सा रेप्यूटेड ब्रांड नेम जनरेट किया है और ऑल इंडिया इनका प्रेजेंस है। तो ये एक कंपनी के बारे में पॉजिटिव चीज़ है। कंपनी के एम्बिशियस प्लान्स भी हैं। अगर आप रामदेव अग्रवाल के वीडियोस वगैरह देखोगे तो ही इज़ एस्पायरिंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप 5 एएमसीज आउटसाइड ऑफ बैंकिंग बिजनेस। आज की डेट में जो भी टॉप 5 एएमसीज हैं वो सब उनकी पेरेंटेज बैंकिंग से है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, कोटक, ये सब जनरली बैंकिंग बिजनेस से आए हुए एएमसीज हैं। बट मोतीलाल ओसवाल एक ऐसा एएमसी है जो कि नॉन बैंकिंग से, इनका कोई बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग से आके भी टॉप 5 एएमसीज में एंटर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव है कि ये जो बिजनेस है, कैपिटल मार्केट थीम है, उसमें मल्टी ईयर विजिबिलिटी है कि कंसिस्टेंटली अच्छा ग्रोथ बिजनेस जनरेट करेगा। वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस भी बहुत बढ़िया उसका स्कोप है। तो ओवरऑल जिस इंडस्ट्री में काम करती है उसमें कंपनी के लिए कंसिस्टेंटली, इंडस्ट्री के लिए और कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी है। मैनेजमेंट क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, जैसे मैंने मेंशन किया रामदेव अग्रवाल और मोतीलाल ओसवाल वगैरह, इनके अच्छा ब्रांडेड नाम है कैपिटल मार्केट बिजनेस में। कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है। पिछले 18 सालों में 116 गुना पैसा जनरेट कर दिया है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। वैल्यूएशन वाइज ऑल्सो इट इज़ नॉट सुपर एक्सपेंसिव, फेयरली रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो ये कंपनी की अच्छाइयाँ हैं। अब चलते हैं रिस्क फैक्टर की ओर। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर अगेन, फाइनेंशियल सर्विसेज आर अ सिक्लिकल बिजनेस, चाहे ब्रोकिंग हो गया, एएमसी हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस हो गया, ये तब सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं जब शेयर बाज़ार काफ़ी अच्छा तेज़ी में चल रहा हो। अगर शेयर बाज़ार में मंदी चल रही हो तो इनके बिजनेस, इनके रेवेन्यू, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बड़ा हिट बैठता है। तो ये एक नेगेटिव है इनके लिए। तो उसी की वजह से ये हाई बीटा भी हो जाता है, बिकॉज स्टॉक में वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है। बाज़ार अगर चढ़ रहा है तो ये एकदम तेज़ी से चढ़ सकता है, अगर बाज़ार गिर रहा है तो ये एकदम तेज़ी से गिर भी सकता है। तो ये इसकी बिजनेस के रिलेटेड ही रिस्क है। तीसरा पॉइंट अगेन, जैसे मैंने मेंशन किया था आगे एचडीएफसी एएमसी के केस में, कि जो भी कंपनी फाइनेंशियल बिजनेस में है उनकी ब्रांड वैल्यू, उनकी रेपुटेशन, उनका ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कारण से ट्रस्ट फैक्टर पे इम्पैक्ट होता है तो कंपनी के अगले कई सालों के बिजनेस और उनके ग्रोथ, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हो सकता है। अगर कंपनी पुअर कैपिटल एलोकेशन कर देती है, बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई कर देती है, बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स करती है, बहुत सारे लोगों को मार्केटिंग के लिए बहुत सारे लोग हायर कर देती है, राइट, तो वो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। और एक रिस्क फैक्टर है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में जिस तरह से शेयर बाज़ार, एनालिस्ट वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैपिटल मार्केट रिलेटेड बिजनेस और मोतीलाल ओसवाल के रिजल्ट्स आने के हिसाब से, मुझे लगता है कि रिजल्ट्स थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकते हैं। बिकॉज जिस हिसाब से
सितंबर से मार्केट में करेक्शन चल रहा है, तो इनके जो बिजनेस हैं ब्रोकिंग, एएमसी, वेल्थ मैनेजमेंट, होम फाइनेंस, ये सब थोड़े थोड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं, जो एनालिस्ट ने मुझे लगता है अभी तक पूरी तरह पेंसिल इन नहीं किया है। थोड़ा सा उन्होंने पेंसिल इन किया है बट 100% नहीं किया हुआ। तो अगले 2-3 क्वार्टर्स हो सकता है मार्केट को इनके रिजल्ट्स इतने अच्छे ना लगे जितना एनालिस्ट और मार्केट कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही है। बट ओवरऑल, चाहे स्टॉक ब्रोकिंग हो, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट हो, चाहे एएमसी बिजनेस हो, ये सब बिजनेसेस इतने अच्छे बिजनेसेस हैं, इनकी लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी इतनी अच्छी है कि आप इस कंपनी को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। और आप ग्लोबली देखोगे तो जो फिनेंशियल और कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम्स हैं उन कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यूएस में, यूरोप में, वो काफ़ी बड़ी बन चुकी हैं, जबकि इंडिया में अभी भी ये सारी जो कंपनियां हैं वो स्केल के हिसाब से, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी छोटी हैं। तो आई हैव नो डाउट कि अगले 5 साल 10 साल में ये कंपनियां, इनके स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हो सकता है ये मल्टी बैगर स्टॉक्स भी बन जाए, लेकिन वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। तो आप अगर उसके लिए रेडी हो तो आप इसमें डेफिनेटली निवेश कर सकते हो और इसमें से बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट स्टॉक की ओर, वो है क्रिसिल। तो क्रिसिल की अच्छाइयाँ क्या हैं? पहले तो ये मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है। अगर आपने यूएस मार्केट्स के बारे में सुना हो तो वहाँ पर S&P 500 इंडेक्स है। तो उसको S&P 500 इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक कंपनी है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, उन्होंने वो इंडेक्स डिवाइस किया है, इसलिए उसको S&P 500 कहते हैं। तो क्रिसिल की जो पेरेंट कंपनी है वो S&P ग्लोबल है। तो एक बहुत ही बड़ा नाम, ग्लोबल नाम क्रिसिल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और S&P में जो रिसर्च होता है, जो नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, उसका ऑब्वियसली अगर इंडिया बेस्ड उनकी कंपनी क्रिसिल है तो उसका वो एडवांटेज उनको मिलता है कि ग्लोबली जो जो नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं कैपिटल मार्केट रिलेटेड थिंग्स, रेटिंग एजेंसी रिलेटेड थीम्स में, तो वो उनको पहले और जल्दी मिल सकती हैं। इनका बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इनका 28% रेवेन्यू रेटिंग्स बिजनेस से आता है, 65% बिजनेस रिसर्च बिजनेस से आता है और 7% बिजनेस एडवाइजरी से आता है। तो रेटिंग्स का बिजनेस का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरी कोई कंपनी है और मुझे बाज़ार से पैसे रेज करने हैं, मुझे बॉन्ड्स इशू करने हैं, तो मैं क्रिसिल, केयर, इकरा ऐसी रेटिंग कम एजेंसीज़ के पास या रेटिंग कंपनीज़ के पास जाऊंगा कि आप मेरे फिनेंशियल हेल्थ को इवैल्यूएट करो और मेरे जो बॉन्ड्स में इशू कर रहा हूँ या कॉर्पोरेट पेपर्स जो इशू कर रहा हूँ उसको एक रेटिंग दो, राइट। तो ये रेटिंग्स बिजनेस हो गया। फिर रिसर्च बिजनेस है, तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनको मार्केट रिसर्च करना होता है। मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या डाबर हो गया, इनको देखना है कि आजकल कंज्यूमर्स का प्रेफरेंस क्या है, अगले 2 साल बाद उनका प्रेफरेंस क्या रहने वाला है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो मार्केट रिसर्च करवाती हैं। तो इसमें भी क्रिसिल का बहुत बड़ा बिजनेस है, 65% रेवेन्यू उनका उससे आता है और 7% एडवाइजरी बिजनेस है। तो अगर किसी कंपनी को एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए कि क्या करना है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो ये एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, कंसिस्टेंटली मल्टीपल डेकेड्स पे इसने, कंपनी ने अच्छा अपना रेपुटेशन बनाया है, अपना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जनरेट किया है। कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है और एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा फैक्टर है कि एक हाई एंट्री बैरियर है, राइट। ये जो बिजनेस में है रेटिंग्स, रिसर्च, इसमें जनरली ट्रस्टेड नेम्स और गिने चुने नेम्स ही लंबी अवधि में चल पाते हैं। अगर मैं एक नया रेटिंग एजेंसी स्टार्ट कर लूँ या रिसर्च बिजनेस स्टार्ट कर लूँ तो बहुत कम चांसेस है कि कोई कॉरपोरेट या कोई कंपनी मेरे पास से रेटिंग लिखवाएगी। अगर मेरा नाम रेप्यूटेड नहीं है तो मेरे रेटिंग का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इन दैट वे इट्स अ वेरी हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। बहुत ही गिने चुने नाम है जो इन बिजनेसेस में काम करते हैं
और एक फैक्टर है कि स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट अपने पीक से 35-40% करेक्ट हो चुका है। तो अभी भी वैल्यूएशंस थोड़े से अबव एवरेज ही लग रहे हैं मुझे, थोड़े से हाई लग रहे हैं, लेकिन आप उसको कंटिन्यूसली वॉच में रख सकते हो और धीरे धीरे उसको ऐड ऑन कर सकते हो। अगर करेक्शंस और भी ज़्यादा होते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें और ज़्यादा अपना पोजीशंस बना सकते हो। कंपनी बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है। पिछले 25 साल में कंपनी ने 95 टाइम्स लोगों के, इन्वेस्टर्स के पैसों के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। और जो बिज़नेस में हैं ये लोग, वो उसका एक काफ़ी स्टेबल ग्रोथ रनवे है और कंसिस्टेंट रनवे। और जैसे इंडिया को अगर ग्लोबल पावर बनना है तो हमारी जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनको भी बहुत बड़ा बनना पड़ेगा। तो बहुत ही बड़ा ग्रोथ रनवे है अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। कंपनी के पास काम की कमी नहीं रहने वाली है मेरे हिसाब से। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है क्रिसिल के बारे में। आइए देखते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि लॉस ऑफ ट्रस्ट, राइट। ये जो भी बिजनेसेस हैं, रेटिंग एजेंसी, रिसर्च बिजनेस, इनमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी कारण से कुछ फ्रॉड होता है या कुछ गड़बड़ करती है कंपनी या उसके कुछ एम्प्लॉयज़ और कंपनी के नाम पे एक बट्टा लग जाता है, तो वो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है उसकी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट या रेगुलेटरी चेंजेस अगर आ जाएं जिसकी वजह से रेटिंग्स बिजनेस या रिसर्च बिजनेस में कोई एक बहुत बड़ा मूलभूत परिवर्तन हो जाए, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। हालांकि उसके चांसेस कम है, बट वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि इंडस्ट्री और क्रिसिल के पिछले कुछ सालों के ग्रोथ रेट काफ़ी मेलो डाउन हो गए हैं। तो देखना होगा कि कैसे कंपनी अपने ग्रोथ को कंसिस्टेंटली ग्रो करती है, कुछ नए प्रोडक्ट, कुछ नए सर्विसेज इंट्रोड्यूस करती है, कैसे इनोवेशन लाके वो अपना कंसिस्टेंटली रेवेन्यू ग्रोथ पे फोकस कर सकती है। वो एक देखने लायक होगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी वाइज कंपनी हैज़ ऑलवेज डन अबाउ इंडस्ट्री मार्जिन्स एंड स्टफ। तो प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड कोई इशू नहीं है, बट रेवेन्यू ग्रोथ करवाना कंसिस्टेंटली वो एक कंपनी के बारे में देखना होगा कि कैसे कंसिस्टेंटली 15-20% का रेवेन्यू ग्रोथ आगे वो कर पाती है। और एक फैक्टर है कि जैसे मैंने कहा कि क्रिसिल की जो पेरेंट है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, वो उससे काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है। तो अगर किसी कारण से S&P में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उनके मतलब ब्रांड वैल्यू पे कुछ इम्पैक्ट होता है, उनके S&P में कुछ गड़बड़ होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इशू, या उनकी ब्रांड वैल्यू पे इम्पैक्ट हो जाए, तो वो हो सकता है क्रिसिल पे भी उसका थोड़ा सा असर हो। तो ये सारे कंपनी के रिलेटेड रिस्क फैक्टर है। तो क्रिसिल और पेज इंडस्ट्रीज, ये दोनों बिजनेस ऐसे हैं कि ये लो वोलेटिलिटी बिजनेस है, राइट। ये ऐसे नहीं है कि एक साल में आप एक्सपेक्ट करो कि स्टॉक डबल हो जाए एंड स्टफ। ये कंसिस्टेंटली ग्रेजुअली रिटर्न्स जनरेट करते जाएंगे, बिकॉज ये ऐसे बिजनेसेस हैं विच हैव लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी। ये बिजनेसेस को आप डू अवे नहीं कर सकते, जबकि HDFC AMC, ल्यूपिन और मोतीलाल ओसवाल ये थोड़े रिलेटिवली आप बोल सकते हो कि हाई वोलेटिलिटी, हाई रिटर्न्स काइंड ऑफ बिजनेसेस हैं। तो इसलिए मैंने एक मिड कैप्स का बास्केट बनाया है जिसमें 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो थोड़ा हाई वोलेटिलिटी लेकिन हाई रिटर्न्स स्टॉक्स हैं, और 2 ऐसे हैं जो लो वोलेटिलिटी और रिलेटिवली बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कंसिस्टेंटली 15-20-25% आप रिटर्न्स इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 5 साल 10 साल में। तो एक बैलेंस बना रहेगा। ये जो 5 मिड कैप स्टॉक्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, वो सारे टॉप 6 इन्वेस्टमेंट थीम्स जो अगले दशक में बहुत अच्छा कर सकती हैं उनके ऊपर बेस्ड है। मैंने उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।